हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है रे ऑप्टिक्स में हमने जो पिछले सेशन पे हमने आप लोगों को रिफ्रैक्शन का फार्मूला बताया था फॉर द थिन कनकेव स्फेरिकल सरफेस, तो उसी में आगे प्रोसीड करते हैं। आज की डेट में जो है वो किसी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हम उस फार्मूले का डेरिवेशन लेते हैं। तो टाइटल रहेगा रिफ्रैक्शन बाय अ थिन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, यानी कॉन्वेक्स सरफेस रहेगी वो भी थिन रहेगी। और फार्मूला बेसिकली वैसे निकल के आएगा जैसे कि लास्ट आपने देखा था लास्ट सेशन पे, n अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी इक्वल टू n माइनस वन बाई आर। तो चलिए रे डायग्राम को देखते हैं। रे डायग्राम में ये आप ध्यान रखें कि इस साइड का मीडियम अगर जो है हमने रेयर ले रखा है n1 और इस साइड का सेंटर ले रखा है n2। एक और दूसरी बात आप जरूर ध्यान रखें कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, और इससे होते हुए जो लाइन जा रही है NC, दिस इज द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि आप हमेशा जानते हैं कि कर्वेचर अगर है, कर्व अगर है, तो कोई ना कोई सर्किल होगा। और किसी भी सर्किल पे सपोज कर ले कि मान ले कि कोई सर्किल है, किसी सर्किल के किसी पॉइंट पे अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करनी है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है? वी ड्रॉ ए टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, एंड टू दैट टेंजेंट द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द नॉर्मल। यानी इस टेंजेंट में जो परपेंडिकुलर होगी, जो सर्किल के सेंटर से पास करेगी, वो नॉर्मल होगी। यानी अगर नॉर्मल खींचनी तो हमें क्या करनी पड़ेगी? एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें और हर हाल में वो कहाँ से पास करें? सेंटर से। तो ये हर कर्व पे यही बात लागू है। If this is a curve at the point P, if we want to draw a normal to that point P, तो हमें P वाले पे क्या करना पड़ेगा? This is a tangent। पहले क्या करें? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें और इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन यानी ऐसी ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल होगी। और नॉर्मल हमेशा कहाँ से जाती? सेंटर से। तो अब अगर कोई कर्वेचर अगर हमने बनाई है, सरफेस कोई अगर कनकेव या कॉन्वेक्स ली है, तो हर हाल में नॉर्मल की लाइन जो है उसके सेंटर से पास करेगी। ये हमेशा ध्यान रखें। तो कभी भी नॉर्मल बनाना हो तो थ्रू द सेंटर हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी दिस इज द नॉर्मल, ये उसके सेंटर से पास करेगी। ओके, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। हो इसके आने वाली रे जो है वो ए वाले पॉइंट पे अपना ये ओन पास इसका होगा, बट क्योंकि डेंसर मीडियम है तो इसलिए टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है? ये लाइन है नॉर्मल की, तो ये अपने पास से थोड़ा टुवर्ड द नॉर्मल, यानी इसके नया जाके थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड करके तब ये गई, यानी ये इंसिडेंट रे थी और दिस इज द रिफ्लेक्टेड। तो चूंकि बेंड हुई है नॉर्मल की तरफ, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाएगी। जहाँ पे मिलेगी दिस इज द पोजिशन ऑफ इमेज आई। ओके, ये नॉर्मल हो गया। अब हम लोग एंगल को कंसिडर कर लें कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनेगा वो आई हो गया, जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो आर हो गया। और बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो बनता है एंगल वो अल्फा, इमेज का बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी है उसका गामा कंसीडर करते हैं। जनरली ये तरीका है, अदरवाइज आप कुछ भी मान सकते हैं, वरना अल्फा बीटा और गामा का थीम चलता है। नाउ एक बात और कहनी पड़ती है, द कर्वेचर शुड बी वेरी स्मॉल, यानी अपर्चर जो है, ये घुमाव जो है जहाँ से लाइट का कलेक्शन आ जा रहा है, दिस शुड बी वेरी लो, ताकि ये होता है कि जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो वाला पॉइंट पी वाले पॉइंट पे कंसीडर करके बन जाए। क्योंकि सारी डिस्टेंसेस हमको पी से यानी पोल जैसी जगह से मेजर करनी होती, तो ये एम पी पे कोइंसाइड तभी करेगा जब ये कर्विंग कम हो। आप देख सकते हैं, सपोज दैट ये देखिए कर्विंग हमने ज्यादा कर दी और कर्विंग ज्यादा करने के बाद सपोज करें दिस इज द पॉइंट, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दिस इज फार अवे, यानी ये पी से देखें क्या है, एम वाला पॉइंट काफी दूर। लेकिन अगर यही देखें कर्विंग अगर हम कम रखें, देखें कर्विंग कम रखें, हमने अगर बहुत ही कम कर्विंग करी हुई है लाइकवाइज दिस, जैसे कि इसमें हम दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे अगर हम देखें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये आप फील करेंगे कि ये P और M कहीं दूर नहीं है, एक ही के साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम फार्मूले या प्रूफ करते हैं तो हमें ये चाहिए कि जो कर्विंग है वो बहुत ही मिनिमम है,
ताकि परपेंडिकुलर डालने पे ये थीम अप्लाई की जा सके। तो इसलिए कभी भी जब आप फिगर बनाएं तो बहुत बड़ी कर्विंग ना दें, ये कंसिडरेशन के अपोजिशन में लागू होने लगेगी, इसलिए आप इतनी ज़्यादा कर्विंग उस पर ना दें। तो देखते हैं, चलिए। तो ये कर्विंग कम ही है तभी, तो ये परपेंडिकुलर है एम डाला, और ये एम इट इज़ वेरी क्लोज टू पी, तो सारी डिस्टेंस एम से जो मेजर करनी है वो पी से मेजर कर लेंगे। और ये हाइट जो है यहाँ से ए एम या ए बी आप कह लें, दिस इज एच। ओके, तो इस साइड में यही लिख के रखा है कि एपर्चर इज वेरी स्मॉल देन एम कोइंसाइड विद पी। अगर एपर्चर बहुत कम है तो एम वाला पॉइंट पी वाले के साथ ही पड़ेगा, यानी उसी पे पड़ेगा, कोइंसाइड करेगा। तो सो वी मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम पी इन प्लेस ऑफ एम। तो चलिए अब देखते हैं आगे प्रूफ का जो पोर्शन है उसको हैंडल करते हैं। इस ट्राइंगल में हम लोग आते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए सी वाले में आ गए। इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी। अब ओ ए सी में देखें तो आई एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और गामा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो बाय द ज्योमेट्री एंगल आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। And also in the triangle AIC, in triangle AIC, again we look here AIC में हम देखें कि गामा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर AIC में गामा बाहर का एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, हियर गामा बिकम्स आर प्लस बीटा, या फिर यहाँ से अगर आर देखते हैं तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। वो क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, दैट इज n2 अपॉन n1। फिर हमें कहना पड़ेगा अगर ये एपर्चर बहुत ही कम थी तो उस दशा में जो मैथमेटिकल नोटेशन होती है वो ये कि साइन आई को सिर्फ आई और साइन आर को सिर्फ आर कंसीडर कर सकते हैं, यानी साइन थीटा इज नियरली थीटा ओनली। तो इन दैट वे साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर ओनली, बिकॉज ऑफ क्या कहेंगे, एपर्चर इज वेरी स्मॉल, तब ये हम कंडीशन लागू कर देंगे। तो उस दशा में हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, और बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n2r इज इक्वल टू n1i। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है उसमें से आई की वैल्यू और आर की वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड से लेके हम थर्ड में रखेंगे चलते। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड टू द इक्वेशन थर्ड, यानी यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दें और यहाँ पे आई की वैल्यू डाल दें। तो आर कितना अपने पास? गामा माइनस बीटा, और आई कितना है? गामा प्लस अल्फा। नाउ वी हैव टू पुट हियर द वैल्यूज। लुक एट n2 r, that is gamma minus beta, and n1 I that is gamma plus alpha। नाउ अब गामा वाले पोर्शन को हम एक साइड कर लें तो n2 गामा माइनस n1 गामा, n2 माइनस n1, तो गामा कॉमन ले ली, वो एक साइड हो गया। n2 गामा माइनस n1 गामा, और इसको एक साइड कर लें n2 बीटा प्लस n1 अल्फा, n2 बीटा प्लस n1 अल्फा। अब यहाँ हम इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 4। अब इस इक्वेशन में जो है हमें अल्फा बीटा गामा ये सारी वैल्यूज इस फिगर के थ्रू देखनी पड़ेगी कि कितनी है और वो यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, लेकिन ये कब करेंगे? वही बात लागू है कि अगर एपर्चर बहुत कम है तो अल्फा को 10 अल्फा या फिर 10 अल्फा को अल्फा कंसीडर किया जा सकता है। यही बात साइन थीटा पे लागू है और यही tan पे लागू रखी जाएगी। तो
तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज अल्फा ये रहा अपने पास, तो AP अपॉन OP, AP अपॉन OP, और AP क्या है H, और OP ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस, ये U से लिखा जाएगा, लेकिन यह है कि लेफ्ट की जो डिस्टेंस होती है वो U तो रहेगी, लेकिन कैसा U, माइनस का U रहेगा। नाउ बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, दैट इज AP अपॉन बीटा इज हियर PI, so that is H अपॉन PI दैट इज ठीक इसी तरीके से हो जाएगी कि बीटा इज इक्वल टू tan बीटा AP अपॉन PI। बीटा यहाँ देख सकते हैं इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल AMI रहेगा, तो यहाँ पे tan बीटा अगर निकालते हैं तो AP दैट इज परपेंडिकुलर एंड PI, क्योंकि हम बता ही चुके हैं आपको कि डिस्टेंसेस जो है वो अपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल, तो सारी डिस्टेंसेस हम लोग P से मेजर करते हैं, तो H अपॉन V, और ये भी कैसा रहेगा क्योंकि राइट हैंड का है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अल्फा बीटा एंड नाउ द गामा इज इक्वल टू tan गामा, एंड दिस विल बिकम एज, इस राइट एंगल ट्राइंगल में है AMC वाले में, तो परपेंडिकुलर दैट इज AP अपॉन बेस दैट इज PC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज H अपॉन, और PC यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है, तो V था, PC जो है ये R है, और राइट साइड का तो कैपिटल R है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज हमें अल्फा बीटा गामा की मिल गई है, तो दीज शुड बी केप्ट इन इक्वेशन नंबर, दिस इज हाउ मच दिस वाज सेकंड, दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। तो जो हमें अल्फा बीटा और गामा मिल गया है, इसको हम थर्ड इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा, देखें n2 माइनस n1 गामा दैट इज H बाई कैपिटल R is equals to n2 beta that is H by V, और प्लस n1 अल्फा that is H अपॉन माइनस U। अब जो कॉमन है वो हर साइड से हटा दे, H is the common, then dividing each step by H, so we get n2 minus n1 by capital R is equals to n2 by V plus n1 by U, but with the negative sign, so we put here negative। अब अगला स्टेप वही रहेगा कि अगर हम n1 से सबको डिवाइड कर दें, तो हमें मालूम है कि n2 अपॉन n1 जहाँ भी होगा उसको स्पेशली n लिख लेंगे, और बोलते हैं f1 and 2, जिसको जनरली हम लोग n से डिनोट कर लेते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम बोलते हैं। तो डिवाइडिंग ईच स्टेप बाई n1, सो वी गेट n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन R इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 अपॉन V माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन U। इस तरीके से n2 अपॉन n1 दैट इज n माइनस 1 बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू n अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये रिफ्रैक्शन का फार्मूला आ गया फॉर अ थिन कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और इससे पिछले सेशन में आपने देखा था फॉर द थिन कनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉमन क्या है कि फार्मूले का लुक दोनों में एक ही रहेगा, n माइनस 1 बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू n अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो हम जैसा कि आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ये फार्मूला भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इनका डेरिवेशन आप अच्छे से जरूर तैयार करें, और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन जो है वो लेंस मेकर फार्मूले का जब हम डेरिवेशन करते हैं तो इसका इस्तेमाल करना हो जाता है। तो अगले सेशन में हम लेंस मेकर्स फार्मूले के प्रूफ के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओके, ठीक है, आप इस वीडियो क्लिप को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।